हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ का एक बेहतरीन सा चैप्टर त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही आसान चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ऑफलाइन वाली फीलिंग लेंगे और बिल्कुल अपने चंद्रयान 3 की तरह धीमी गति से चलेंगे। लूना की तरह क्रैश नहीं होना है। तो आइए समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है ट्राई, दूसरा शब्द है गॉन और तीसरा शब्द है मेट्रॉन। ट्राई, गॉन और मेट्रॉन जैसे 3 शब्दों से मिलकर बना है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा और मेट्रॉन का अर्थ होता है मापना। अर्थात त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मापना ही क्या है, त्रिकोणमिति है। लेकिन अगर इसकी परिभाषा को थोड़ा विस्तार दिया जाए तो ऐसे कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है, या तीनों भुजाओं और तीनों कोणों के बीच संबंध स्थापित किया जाता है। उसके संबंधों के बारे में पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की तीनों भुजाओं और तीनों कोणों का अध्ययन किया जाता है। ये जो पूरी त्रिकोणमिति होती है, त्रिकोणमिति में जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, ये पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर डिपेंड है। ये कह सकते हैं कि अगर समकोण त्रिभुज मम्मी है तो त्रिकोणमिति इसका बेटा है। बिना समकोण त्रिभुज के ये त्रिकोणमिति पैदा नहीं हो सकता था। इसी से त्रिकोणमिति है, समकोण त्रिभुज से ही त्रिकोणमिति पैदा हुआ है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप सब जानते होंगे कि ये क्या होता है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल कितना होता है, 90 अंश होता है। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश है, ऐसे त्रिभुज को हम कह देंगे कि यह क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होती हैं अपना स्पेशल नाम रखती हैं, कर्ण, आधार और लंब। कर्ण किसे कहते हैं? 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और 2 भुजाएं जो आधार और लंब होती है, इनका स्थान फिक्स नहीं है। कभी कभी लंब यहां आ जाता है, कभी आधार यहां आ जाता है। जब हम सवाल लगा रहे होंगे तो आप कहेंगे सर ये कैसे, कभी इसको लंब बोल रहे हैं, कभी इसको लंब बोल रहे हैं, कभी इसको आधार बोल रहे हैं, कभी इसको आधार बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आइए हम समझाते हैं कैसे होगा। जब हम यहाँ पे खड़ा होके देखेंगे, इस कोण सी पर खड़ा होके देखेंगे, तो सामने वाली भुजा आपकी लंब होगी और जो आपके पैर के नीचे भुजा होगी उसको क्या कहेंगे, आधार। अगर हम एंगल ए पर खड़ा होके देखेंगे, ए के लिए, तो आपके सामने वाली भुजा को ये लंब बोल देंगे, इस भुजा बीसी को क्या बोल देंगे, लंब। और जो पैर के नीचे भुजा होगी उसको क्या कहेंगे, लंब, आधार बोल देंगे। ठीक है। तो एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आपका ये लंब होगा। लेकिन एंगल ए से अगर देखें, एंगल ए के सापेक्ष बात किया जाए, इसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए, तो आपका सामने वाली भुजा लंब बन जाएगी, तब ये आधार बन जाएगा। ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज आप ले सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 अंश है और 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हमेशा स्थिर होती है, ये नहीं बदलता है। अगर इस त्रिभुज का नाम दूं ABC और मैं कहूं कि एंगल सी के लिए लंब और आधार क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एंगल सी के लिए तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और जो बच गया वह क्या होगा, आधार। ठीक है। अगर एंगल ए के लिए पूछा जाता तो आप कहते एंगल ए, इसके सामने वाली भुजा को लंब बोल देते, तब ये आधार बन जाता। उसी तरह से इसमें है, ये जो लंब है ना, यह निश्चित रूप से एंगल सी के लिए देखा गया है। यहां से खड़ा होकर देखा गया है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोल दिया हमने, लंब, और नीचे वाली भुजा क्या बन गई, आधार। अगर इसके लिए बात की जाती, एंगल ए के सापेक्ष बात की जाती, तो कहते एंगल ए के लिए ये लंब है, ये आधार बन जाता। तो यहां मान लेते हैं कि कोई कोण बना होगा और इस कोण का हम नाम दे देते हैं थीटा। थीटा एक सिंबल होता है, इसको हम थीटा बोलते हैं। थीटा एक सिंबल होता है जो कोणों को प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो सी एंगल है, हमने मान लिया कोई अंश बना होगा, 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, जो भी रहा हो। ठीक है। तो हमने इसको क्या मान लिया, थीटा। और ये थीटा के रिस्पेक्ट में बात की गई है। इसके सामने वाली भुजा को लंब, नीचे वाली भुजा को आधार, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हमेशा कर्ण बोलते हैं। कर्ण अपने जगह पे स्थिर रहता है, बदलता नहीं है। बदलता है तो केवल लंब और आधार। ये लंब कभी बन जाएगा, कभी ये आधार बन जाएगा।
ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये जो समकोण त्रिभुज है, लंब, आधार और कर्ण, कोई अंकल जी आए और उन्होंने कहा देखो भैया ये जो तीनों भुजाएं दिख रही हैं, इन तीनों भुजाओं के बीच में अनुपात निकालूंगा। अनुपात निकालने का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि हम लंब और कर्ण के बीच अनुपात निकालेंगे। फिर से कहा कि कर्ण का लंब के साथ भी अनुपात निकालेंगे। फिर कहा कि कभी आधार का लंब के साथ निकालेंगे, कभी आधार का कर्ण के साथ निकालेंगे। फिर उन्होंने कहा कभी लंब का आधार के साथ निकालेंगे, कभी लंब का कर्ण के साथ निकालेंगे। अर्थात चारों तरफ से उन्होंने कहा कि हम हर भुजा का अन्य दो भुजाओं के साथ अनुपात निकालेंगे। यानी कि उन्होंने पहला काम यह किया कि लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकाला, लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकाला, और इसका एक स्पेशल नाम दिया। उन्होंने कहा लंब बटा कर्ण बराबर साइन थीटा, इसका साइन थीटा नाम दे दिया। ठीक है, फिर उन्होंने कहा इतना ही नहीं, मैं इसको पलट दूंगा, कर्ण बटा लंब एक बार निकालूंगा, कर्ण बटा लंब, और उसका एक स्पेशल इन्होंने नाम दिया जिसको उन्होंने कहा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। लंब बटे कर्ण को उन्होंने क्या कहा? साइन थीटा, और कर्ण बटे लंब को क्या कहा? कोसेक थीटा। अर्थात साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि लंब बटा कर्ण को अगर साइन थीटा और कर्ण बटा लंब को कोसेक थीटा, तो ये दोनों उल्टा है, तो ये भी तो उल्टा रहे होंगे। यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? उल्टा है। साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टा है। अगर साइन थीटा एक कोसेक थीटा के उल्टे है तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। ये बात समझिए ध्यान से। ये जो लंब और कर्ण के बीच अनुपात निकाला गया, इसका नाम उन्होंने क्या दिया अंकल जी ने? साइन थीटा। फिर से इसको पलट दिया, कर्ण बटा लंब कर दिया, और इसका एक नया नाम दिया, कोसेक थीटा नाम दिया। ठीक है, हम जानते हैं कि साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि इसका एलएचएस तो देखें, क्या है? लंब बटा कर्ण, यहाँ है कर्ण बटा लंब। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के क्या है? उल्टे हैं। अगर साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो क्या साइन थीटा को 1 बटा कोसेक थीटा नहीं लिख सकते क्या? क्या कोसेक थीटा को 1 बटा साइन थीटा नहीं लिख सकते क्या? उल्टा है ना, कोसेक थीटा का उल्टा क्या है? साइन थीटा। तो कोसेक थीटा को लिख सकते 1 बटा साइन थीटा, और कोसेक थीटा साइन थीटा कोसेक का उल्टा है, इसलिए साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा। फिर वो आगे बढ़े और उन्होंने कहा इतना ही नहीं, उन्होंने क्या कहा? कहा हम आधार बटा कर्ण भी करेंगे। आधार का कर्ण के साथ उन्होंने अनुपात निकाला, आधार बटा कर्ण, और इन्होंने इसका एक स्पेशल नाम दिया। कहा इसको मैं कॉस थीटा के नाम से बुलाऊंगा, कॉस थीटा। फिर कहा कि नहीं, आधार बटा कर्ण तो हमने कर लिया, अब इसका उल्टा भी लेंगे, कर्ण बटा आधार भी लेंगे। तो उन्होंने कर्ण बटा आधार भी लिया, और इसका एक नाम दिया जिसे हम कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा नाम दिया। आधार और कर्ण का अनुपात निकालने के बाद कॉस थीटा नाम दिया, और कर्ण और आधार निकालने के बाद नाम दिया इसका सेक थीटा। हमने देखा कि वो कॉस थीटा सेक थीटा तो एक दूसरे के उल्टे हैं, क्योंकि कॉस थीटा का जो है अनुपात वह आधार बटा कर्ण है, और सेक थीटा का जो है कर्ण बटे आधार, एक दूसरे के उल्टा दिख रहे हैं। तो हमने कहा इसका मतलब ये कि हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा, और सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। ये दोनों एक जैसे हैं और ये दोनों एक जैसे हैं, ध्यान दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। फिर आगे बढ़े, उन्होंने कहा कुछ तो छूट रहा है, उसको काहे को छोड़े? तो उन्होंने क्या किया? आधार बटे लंब किया, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और एक बार आधार बटे लंब किया, लंब बटे आधार, और एक बार आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, और इसका नाम दिया, एक का नाम दिया टेन थीटा और एक का नाम दिया कॉट, कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। उन्होंने कहा कि अगर लंब बटे आधार है तो इसका क्या नाम होगा? टेन थीटा। अगर आधार बटे लंब है तो इसका नाम होगा कॉट थीटा। हमने देखा, कहा कि ये तो लंब बटे आधार है, ये आधार बटे लंब एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है? उल्टा है। अगर टेन थीटा कॉट थीटा के उल्टा है तो इसे लिखा सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से इस समकोण त्रिभुज में
इन्होंने 6 अनुपात हमें दिए और इन 6 अनुपातों को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इन 6 अनुपातों का नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से 6 अनुपात जाने जाते हैं। इसे फार्मूला समझ के हम पूरा याद कर लेंगे, लेकिन याद करने का मैं अभी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि इतना जटिल है याद करना, लंब बटे कण, कण बटे लंब, आधार बटे लंब, ये क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको याद करने का मैं ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले इस बात को समझिए, समझ में आ रहा है। पहले उन्होंने क्या किया, लंब का इन दोनों भुजाओं के साथ अनुपात निकाला, लंब का कण के साथ, लंब का आधार के साथ, आधार का कण के साथ, आधार का लंब के साथ, फिर से कण का लंब के साथ, कण का आधार के साथ, यानी कि प्रत्येक भुजा का अन्य 2 भुजाओं के साथ उन्होंने अनुपात निकाला। तो 3 भुजाएं हैं तो 6 अनुपात हुआ। अब कुछ भी बचा नहीं रह गया है, आप ध्यान देंगे तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो बच गया है, 6 ही अनुपात बनेंगे। और उनका सबने नाम दे दिया। लंब बटे कण को उन्होंने कहा साइन थीटा, कण बटे लंब को कोसेक बोल दिया, आधार बटे कण को कॉस बोला तो कण बटे आधार को सेक बोल दिया, लंब बटे आधार को टेन बोला तो आधार बटे लंब को कॉट बोल दिया। फिर हमने ध्यान लगाया कि वो साइन थीटा का और कोसेक थीटा का अनुपात उल्टा है, तो हमने कहा साइन थीटा और कोसेक थीटा उल्टा होंगे तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा। उसी तरह से हमने देखा कि ये दोनों अनुपात भी उल्टे हैं। कास और सेक का अनुपात जो है ये उल्टा है। कास का अनुपात है आधार बटे कण और सेक के लिए क्या है, कण बटे आधार, ये दोनों उल्टे हैं। तो हमने कहा कॉस और सेक उल्टा है तो कॉस को लिख सकते हैं 1 बटा सेक और सेक को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह से लंब और आधार का अनुपात, आधार और लंब का अनुपात क्या है, टेन थीटा और कॉट थीटा, ये भी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हमने क्या लिख दिया, 1 बटे कॉट थीटा और काट को लिख दिया 1 बटा टेन थीटा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब हमें फार्मूला कैसे याद करें। फार्मूला याद करने का एक ट्रिक होता है, यदि यल को लंब कहा जाए, यल फॉर लंब, और ए को आधार कहा जाए, ए फॉर आधार, और के को कण कहा जाए, यल से लंब, ए से आधार, के से कण, तो एक फार्मूला बनता है, एक ट्रिक बनता है, लाल बटे कक्का, यल ए यल, लाल, और नीचे लिखेंगे के ए कक्का, लाल बटे कक्का। अब इससे कैसे याद करेंगे, लाल बटे कक्का, इतना तो याद होगा, लाल बटे कक्का लिख लेंगे। यहां पे लिखेंगे साइन थीटा, यहां लिखेंगे कॉस थीटा, यहां लिखेंगे टेन थीटा। साइन का उल्टा क्या होता है बाबू, कॉसेक, कॉसेक थीटा। कास का उल्टा क्या होता है, देखिए कास का उल्टा क्या होता है, सेक, तो कास के नीचे लिखेंगे सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो इसके नीचे लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। अब अगर हमें इतना बस याद है, लाल बटे कक्का, और ऐसा लिखना जानते हैं साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कास का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट, तो बड़े आसानी से कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कण और कोसेक थीटा बराबर कण बटा लंब। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कण तो सेक थीटा बराबर कण बटे आधार, उल्टा पढ़ेंगे नीचे से। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार तो कॉट थीटा उल्टा आधार बटे लंब। तब आप इतना जटिल फार्मूला याद करने से बच सकते हैं। आप कहीं भी कॉपी के किनारे लिखिए लाल बटे कक्का और लिखिए तुरंत साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट लिख लीजिए, और यहीं से देख देख कर कुछ दिनों तक सवाल लगाते रहिए, बाद में धीरे धीरे रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो अगर साइन थीटा का कोसेक थीटा में अगर मैं गुणा करा दूं तो आंसर क्या आने वाला है, साइन थीटा का गुणा इसके उल्टे में, साइन थीटा का उल्टा क्या है, कोसेक थीटा। तो अगर साइन थीटा का गुणा कोसेक थीटा में, अगर एक्स का मैं व्युत्क्रम पूछूं तो क्या होगा, 1 बटा एक्स, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओ तो एक्स से एक्स कट गया, आंसर कितना आया, 1। किसी संख्या का उसका व्युत्क्रम में गुणा करा दीजिए, आंसर कितना आने वाला, 1। उसी तरह साइन थीटा का कोसेक थीटा में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 1। कैसे, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को ज्यों का त्यों रहने दें, कोसेक थीटा को कोसेक थीटा ही रहने दें, तो कोसेक से कोसेक कट गया, आंसर कितना आया, 1।
या साइन थीटा को सेम रहने दे और कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, तो साइन से साइन कट जाएगा, साइन को ऐसे ही रहने दे साइन थीटा और कोसेक को लिख दे 1/sin थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा खत्म हो गया, आंसर कितना आ गया 1। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो गुणनफल होता है कितना होता है 1। उसी तरह से काश थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, तो कॉस थीटा और सेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होगा उसका भी आंसर कितना आएगा 1। सेम उसी तरह टेन और काट एक दूसरे के उल्टा है, तो टेन थीटा और कॉट थीटा का गुणा कराएंगे तो भी आंसर क्या आएगा 1। ध्यान दीजिए जी, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। साइन थीटा इसका उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, इन दोनों का गुणा कराने पे 1। उसी तरह से कॉस का उल्टा सेक, गुणा कराने पे 1। टेन का उल्टा कॉट, गुणा कराने पे 1। ये बातें समझ में आए। तो ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इसी पे पूरा प्रश्नावली 8.1 हम पूरा खत्म कर देंगे, सिर्फ इन्हीं फार्मूलों पे जो ब्लैक बोर्ड पे इस समय दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड पे माफ कीजिएगा। तो ये जो व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, इसे क्या बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों से प्रश्नावली 8.1 आपका टोटली फिनिश हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक थोड़ा सा चीज पढ़ा देता हूं आपको, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे दूसरे क्लासों में और नहीं पढ़े होंगे, तो आइए हम देखते हैं। मैं इसे मिटा दूं, मिटा देता हूं। ये ट्रिक बड़े कमाल की है, ध्यान दीजिएगा। लाल बटे कक्का, यल बटे के लंब बटा कर्ण साइन थीटा और कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा। कॉस थीटा का क्या होगा आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का क्या होगा कर्ण बटे आधार। टेन थीटा का क्या होगा लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या होगा आधार बटे लंब। तो ये आप ध्यान देंगे। तो समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के। अर्थात ये कि अगर कर्ण भुजा की लंबाई नापी जाए, आधार भुजा की लंबाई नापी जाए और लंब भुजा की लंबाई नापा जाए, तो कर्ण भुजा का जो वर्ग है इसकी लंबाई का वर्ग जो होता है अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अगर इसे मैं 13 सेंटीमीटर मान लूं, इसे 12 सेंटीमीटर मान लूं, इसे 5 सेंटीमीटर मान लूं, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस कर्ण सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अगर आप करते हैं 13 का वर्ग, तो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात अगर 5 का वर्ग करके और 12 का वर्ग करके जोड़ देते हैं तो ये अकेले 13 के वर्ग के क्या होगा बराबर होगा। जो 13 का वर्ग होगा अकेले बराबर होगा किन दो भुजाओं के, अन्य दो छोटी भुजाओं के बराबर होगा। पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये करके देखते हैं। 13 का वर्ग कितना होता है 169, 13 गुणे 13। 5 का वर्ग 5 गुणे 5 25 प्लस 12 का वर्ग 144, 12 गुणे 12 144 प्लस 25 कितना होता है 169 बराबर 169। यानी कि इनका नियम क्या था सही था। एक और भुजा लेते हैं, जैसे एक लेते हैं 3, एक लेते हैं 4, एक लेते हैं 5। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 5, तो 5 का वर्ग अकेले बराबर होगा अन्य दो छोटी भुजा 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बराबर। करके देखते हैं। 5 का वर्ग क्या होता है 25, 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग कितना होता है 16, 16 9 25, 25 बराबर 25। ऐसा अब आपके दिमाग में यार सर आप तो ऐसे कर रहे हैं, सब बैठाया हुआ सवाल है। क्या ये अगर 6 हो, ये 4 हो, ये 3 हो, तब क्या होगा? तब समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। मजे की बात है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये सब बना बनाया सवाल है, सर आप इसे 5 मान ले, इसे 4, इसे 3, कभी इसे 13 12 5 मान रहे हैं, ये बना बनाया है नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं ना जबरदस्ती वाली जब काम करेंगे ना, आप ये यहाँ सोचेंगे नहीं हम यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इसको 4 इसको 3 मान लेंगे, तब इनका पाइथागोरस का नियम फ्लॉप हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, तब समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। और पाइथागोरस ने अपना सिद्धांत किस त्रिभुज में दिया था? समकोण त्रिभुज पे दिया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये बैठाया हुआ सब, ऐसा ही बनेगा। अगर ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 ही होगा। अगर ये 13 है, ये 12 है, तो ये 5 ही होगा।
ऐसा करके आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसी भुजा हो जो इस सिद्धांत पे काम न करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर वो समकोण त्रिभुज है तो। अगर आप ऐसा सोचेंगे, उल्टा पुल्टी बातें सोचेंगे, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप इसे 6 मान लें, इसे 4 और 3 और ये समकोण त्रिभुज दिखे ना, तब भुजाएं क्या हो जाएगी, तिरछी हो जाएंगी, 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये जो पाइथागोरस ने अपना प्रमेय दिया, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ये कहते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं अर्थात आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये फार्मूला। और पिछले स्लाइड पे जो था फार्मूला 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लाल बटे कक्का, एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। इसको अगर हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, कॉस थीटा, इसको क्या बोलेंगे, टेन थीटा, इसको क्या बोलेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, कास का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, उसी तरह कोसेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कास थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये चीजें अगर हम पढ़ लें तो प्रश्नावली 8.1 हंसते 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 खेलते इन्हीं दो फार्मूलों पे लग जाएगा। एक पाइथागोरस प्रमेय चाहिए और ये टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होते हैं ये, और पाइथागोरस प्रमेय, पूरा 8.1 हंसते खेलते गुजर जाएंगे। कब बीत जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप पिछले स्लाइड को भी ध्यान से देख लीजिएगा, और ये तो आप जानते थे पहले से, अगर नहीं भी जानते होंगे तो देख लीजिए कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे हम आपसे प्रश्नावली 8.1 में। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो एक विशेष क्रम से मिल जाएंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।